हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हमने पिछले क्लास में आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि उसे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आज हम लोग जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है उसका जो पहला यूनिट का पहला चैप्टर है मापन मात्रक, उसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मापन, और इसको कहते हैं मीजरमेंट। मीजरमेंट माप। तो मापन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको समझाते हुए नोट्स भी बनवाता चलूंगा, जो आपके आगे पढ़ने के लिए काफी सुविधाजनक हो। तो इसके पहले हम पहली हेडिंग लेते हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। देखिए, भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। अगर कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि, अब इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है मात्रक की, इसके यूनिट की, और एक इसके अंक की आवश्यकता होती है, जिसको हम डिजिट्स भी कह सकते हैं। डिजिट्स यानी किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक के साथ साथ अंक की आवश्यकता होती है। यानी मात्रक और अंक के साथ कोई भी अगर संख्या या कोई भी क्वांटिटी व्यक्त की जाती है तो उसे भौतिक राशि की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दें, एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लेते हैं एक क्षण है ऐसे, और इस क्षण की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जो इस क्षण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 क्या है, ये है अंक, और सेंटीमीटर क्या है, ये है इसका मात्रक। तो यानी अगर हमें किसी क्षण की लंबाई को व्यक्त करना है तो उसके लिए मात्रक और अंक की आवश्यकता हो रही है। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा अंक की आवश्यकता होती है। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा अंक की आवश्यकता हो, अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। तो मैं डिफिनीशन लिख भी देता हूं कि वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा अंक की आवश्यकता हो, मात्रक तथा अंक की आवश्यकता हो, तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, मापी जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल दे दें तो कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे। लंबाई है, जैसे एग्जाम्पल दे दें, लंबाई, चाल, दूरी आदि, ये सब भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा अंक की आवश्यकता होती है तथा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे लंबाई, चाल, दूरी आदि। अब भौतिक राशियों का वर्गीकरण कई प्रकार से, कितने प्रकार से किया गया है। तो देखिए, भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है।
भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राशियों का वर्गीकरण। ये किसी भौतिक राशि का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। एक होती है मूल राशियां, जिनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, जिनको ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब ये दोनों राशियां हैं क्या? देखिए, जो मूल राशियां होती हैं ये क्या होती हैं? मूल राशि, मूल राशि। देखिए, मूल राशियां वह राशियां होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए या जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वो जितनी है उतनी ही है। अन्य राशियां अन्य राशियों से वो व्यक्त नहीं की जा सकती, इसे हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती पड़ती है, वह सभी क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। कौन कौन सी मूल राशियां हैं? पहली मूल राशि है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी समय। इनके अलावा लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनके अलावा इन तीनों, ये जो लंबाई, द्रव्यमान, समय है, इनके अलावा ये किसी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां वह राशियां हैं, लिख लेते हैं डिफिनीशन। वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वह सभी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं, जो राशि, भौतिक राशियां मूल राशियों की सहायता से लिखी जाएं, वह सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मैं ले लेता हूं वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? एक दूरी है, एक लंबाई है, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? मीटर। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो देखिए, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर किसका मात्रक? लंबाई का मात्रक। सेकंड समय का। तो ये भी किसकी सहायता से व्यक्त की गई? मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की गई। तो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एक और देखें, जैसे त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। आप नोट्स में सब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग का अभी हमने निकाला, क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। और नीचे समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो क्या आ जाएगा?
मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो ये भी क्या है, ये भी तो मूल राशियां ही हैं। मीटर सेकंड ये सब क्या है, मूल राशियां। तो ऐसी राशियां, भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, वह सभी क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली हेडिंग लेते हैं कि मूल राशियां तो आपने समझ लिया, और मूल राशियों की सहायता से जो इनके मात्रक लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ये भी आपको मैं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूल मात्रक भी हेडिंग आती, और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाए। तो मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या होते हैं कि मूल राशियों को जिन मात्रकों के पद में व्यक्त किया जाए, ऐसे लिख सकते हैं, मूल राशियों को, मूल राशियों को जिन मात्रकों के पदों में, जिन मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए या किया जाता है, वह सब क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मूल मात्रक, मात्रकों की, अब हमने मूल मात्रक बता दिया, मूल राशियां बता दी, व्युत्पन्न राशियां बता दी, लेकिन इनको लिखते कैसे हैं, इनकी पद्धति क्या है, उसको समझते हैं। तो मात्रकों की पद्धति, हमारी अगली हेडिंग एनसीईआरटी की है, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, मात्रकों की जो पद्धति है वो 3 प्रकार से पढ़ी जाती है। वो पहली पद्धति है जिसको हम कहते हैं सीजीएस, पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति, और इसमें 3 चीजों को ही लिखते हैं। किसको किसको, पहला मैंने आपको बताया लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, और तीसरा आपका मैंने बताया सेकंड। यही तो मूल राशियां, मूल राशियां इन्हीं के पदों में तो लिखी जाती हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो पहली जो पद्धति है जिसको हम सीजीएस पद्धति कहते हैं, हमारी जो दूसरी पद्धति है इसको हम कहते हैं एमकेएस पद्धति, और हमारी जो तीसरी पद्धति है इसको कहते हैं एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। ऐसे 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। अब सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है, सी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और एस को कहते हैं सेकंड। तो पहली पद्धति जो हो गई वो क्या हो गई, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसको क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति। दूसरी हमारी है एमकेएस, एमकेएस, एम का मतलब क्या हो गया, मीटर, के का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, और एस का मतलब क्या हो गया, सेकंड। ये हमारी क्या हो गई, एमकेएस पद्धति होगी। एफपीएस पद्धति क्या है, फुट। फुट को कहते हैं, पहले जो है, पहले के जमाने में जो दूरियों को नापते थे, लंबाइयों को नापते थे, तो पैर से, पैर का जो अंगूठा है और जो आपकी एड़ी है, वहां तक की जो दूरी होती थी उसको 1 फुट माना जाता था। तो इसीलिए उसका नाम ही फुट पड़ गया। फुट मतलब पैर, तो फुट फुट उसको सब लोग पहले के जमाने में कहते थे, तो उसको कहते हैं फुट। अभी भी फुट चलता है। उसके बाद आता है पाउंड। पाउंड, पाउंड के बारे में आप जानते होंगे, ऊन पाउंड में मिलता है। जो स्वेटर बीनने वाला, हवा भराने जाते हो तो कहते हो इतने पाउंड हवा, 40 पाउंड हवा भर दीजिए, 50 पाउंड हवा भर दीजिए। और इसके बाद क्या आता है, सेकंड, इसका भी सेकंड होगा। तो मात्रकों की पद्धतियां 3 हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, सेंटीमीटर, और ये अलग अलग जगह की पद्धतियां हैं। कोई ब्रिटिश प्रणाली है, कोई कहीं प्रणाली है।
तो ये तीनों प्रणालियों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा में नहीं पूछेगा कहां प्रणाली है, कैसी प्रणाली, बस आपको जानकारी चाहिए, फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, जो कोर्स में है उसी को पढ़ना है। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस पद्धति में फुट पाउंड सेकंड। अब ध्यान दीजिए, जो एक पाउंड होता है, एक पाउंड ये लगभग 434 ग्राम के बराबर होता है, और एक फुट 12 इंच के बराबर होता है। एक इंच लगभग 3.5 सेंटीमीटर के, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। इसको आगे हम आपको नोट करवा देंगे। यहां कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं, जो एक मीटर होता है इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो किलोग्राम होता है इसमें 1000 ग्राम होते हैं। अब आपसे न्यूमेरिकल में फुट पाउंड नहीं पूछेगा, आपको केवल जानकारी चाहिए। जो आपको पूछेगा उसको मैं बता रहा हूं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 60 गुणे 60 3600 सेकंड, और एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। ये सब डेटा आप लोग नोट डाउन करके रखिए। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 मिनट 60 सेकंड, 1 घंटा 3600 सेकंड, एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग मूल मात्रकों की जो प्रणालियां हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे बात आ गई कि ये सब जो मात्रक हैं ये सब अलग अलग आपको देख रहे, पद्धतियां इनकी अलग अलग हैं। कोई एक ऐसी पद्धति लागू की जाए जो हर जगह मान्य हो, कोई एक ऐसी पद्धति लागू की जाए जो हर जगह वैलिड हो। अब आप मान लीजिए जो है ब्रिटिश चले गए तो वहां सीजीएस प्रणाली में सब काम हो रहा है, एमकेएस और एफपीएस का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रणाली का आविष्कार किया जो हर जगह लागू है, चाहे आप यहां है तो भी लागू है, अमेरिका में है तब भी लागू है, इंग्लैंड में है तब भी लागू है। और उस प्रणाली का नाम है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स, माप तौल की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं। तो आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम अगला टॉपिक लेते हैं। मैं आपको बाकायदे नोट्स भी बनवाते चल रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमारा अगला हेडिंग है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और इसको कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल भौतिक राशियां दी गई हैं और उनके 7 ही मात्रक हैं, और बाद में 2 और रखे गए जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। पूरक मात्रक जिसको कहते हैं वो है कोण और घनकोण। तो आइए उसको जानकारी ले लेते हैं। इस मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक और उनका संकेत इस प्रकार से है। और इसके बाद हम आपको एक एक का विधिवत वर्णन भी करेंगे और नोट्स भी देंगे आपको। पहला जो दिया गया है वो है लंबाई, और उसका मात्रक है मीटर, संकेत है उसका एम, एल से व्यक्त करते हैं, स्मॉल लेंथ। दूसरा जो हमारा है द्रव्यमान, जिसका मात्रक क्या है किलोग्राम, और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं एम से। तीसरा हमारा है समय,
जिसका मात्रक क्या है, सेकेंड। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं, सेकेंड। चौथा हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसका मात्रक आपने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा होगा, एम्पियर, और जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। हमारा पांचवा है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, और इसको व्यक्त करते हैं CAD से, कैंडेला। हमारी जो छठवीं भौतिक राशि है उसको हम कहते हैं ऊष्मागतिक ताप। ऊष्मागतिक ताप, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका मात्रक होता है केल्विन, और इसको हम के से व्यक्त करते हैं, केल्विन। और सातवीं हमारी भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस ऑफ मैटर, और पदार्थ की मात्रा को हम व्यक्त करते हैं मोल से, इसका संकेतांक है MOL। तो ये हमारी 7 मूल भौतिक राशियां हैं, और ये उनके मात्रक हैं, और ये उनके संकेत हैं। अब ये 7 मूल भौतिक राशियां तो बता दी गई, लेकिन उसमें अभी भी कुछ कमी रह गई थी, और उसको बाद में 2 जो है राशियां बताई गई, और उनके मात्रक पूरक मात्रक कहलाए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको भी मैं बता दूंगा। यही लिख देता हूं, पूरक मात्रक, इसके बाद है पूरक मात्रक। वो 2 हैं। पहला है कोण, जिसका मात्रक है रेडियन, और दूसरा है घन कोण, जिसका मात्रक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो ये कंप्लीट आपका है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक जो है जैसे इनकी डेफिनेशन भी हम आपको लिखाते हैं और समझाते हैं। अब देखिए, हमारी जो पहली राशि है, जिसको हमने क्या कहा है, लंबाई, और जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर। अब देखिए, इनकी परिभाषा देनी है, तो क्या किया गया, इनकी परिभाषा एक ऐसे मानक के आधार पर दी गई जो हर जगह लागू हो सके। तो इनकी एक परिभाषा दी गई कि शुद्ध क्रिप्टन, जो परमाणु है, क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की अगर तरंगदैर्घ्य देखी, नापी गई 1650-763.73, उसकी जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ है, उसी की लंबाई जब नापी गई, उसी को 1 मीटर बताया गया कि इसकी लंबाई शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, उसकी लंबाई 1650-763.73 है, उसी को हम 1 मीटर माने। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर ये चीज हर जगह इसकी परिभाषा लागू होती है। तो मैं उसको लिख भी दे रहा हूं, 1 मीटर, यानी लिख सकते हैं 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली 86 से निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश, नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 1650-750 है, 1650-763.73 है, 1650-763.73, या ऐसे कह सकते हैं तरंगे आती हैं, उत्सर्जित होने वाली, निकलने वाली नारंगी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या की 1650-763.73 की 1650
763.73 तरंगे आती हैं, वो 1 मीटर के बराबर होती है। तो ये आप डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए कि एक जो है मीटर वो दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की 1650,763.73 तरंगे आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। अब हमारी दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम जिसको हम किसका मात्रक मानते हैं, द्रव्यमान। इसकी मूल भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान। इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि पेरिस में रखे गए 1 किलोग्राम पेरिस में रखी गई प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है, कि 1 किलोग्राम पेरिस में रखे गए, ऐसे लिख लीजिए, रखे गए प्लेटिनम इरेडियम के एक टुकड़े का द्रव्यमान है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे गए प्लेटिनम इरेडियम के एक टुकड़े का और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का आयतन, 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का जो आयतन होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जल का द्रव्यमान। तो एक और इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ये आपकी दूसरी डेफिनेशन। तीसरा हमारा आता है समय, जिसका मात्रक क्या है, सेकंड। तो एक सेकंड जो है वो समयांतराल है जो परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 91, 92, 63, 1770 बार कंपन कर जाता है 1 सेकंड में। तो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, 1 सेकंड वो समयांतराल है, 1 सेकंड वो समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में, परमाणु की बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91, 92, 63, 1770 बार कंपन करता है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए जैसे घड़ी आपकी होती है वॉच समय देखने वाली, वैसे परमाणुक स्तर पर भी घड़ियां होती हैं जो कंपन को बताती हैं। तो 1 सेकंड वो समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 1770 बार कंपन करता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई समय। अब हमारा चौथा है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। अब मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। 1 एम्पियर, पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे, जहां वायु ना हो, निर्वात में रखे 2
सीधे लंबे समांतर तारों, सीधे लंबे समांतर तारों पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक ही समय विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके बीच 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए तो तार में प्रवाहित धारा, तो तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होती है, 1 एम्पियर की होती है। ये आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 तार हैं ऐसे, इसमें एक ही समय आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और दोनों समांतर हैं, तो इनके बीच का जो बल है अगर वो F बराबर 2 × 10⁻7 न्यूटन का उत्पन्न हो जाए तो ये माना गया है, आगे आप चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर में इसको सिद्ध भी करेंगे कि माना गया है कि इसमें इनके सिरों पर जो विद्युत धारा है 1 एम्पियर की है। तो ये आपकी विद्युत धारा का डिफिनेशन था। अब हमारा है अगला केल्विन, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलिए। हमारा नेक्स्ट है इसको 5वां केल्विन, केल्विन जो किसका मात्रक है? ऊष्मागतिक ताप का मात्रक, ऊष्मागतिक ताप का मात्रक। तो केल्विन है क्या? जल का जो त्रिक बिंदु है, पहले आप जान लीजिए, या ऐसे लिख सकते हैं 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का, त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है, भाग ये है। अच्छा, जल का त्रिक बिंदु क्या है? अगर ये आपका जल है, इसका जो त्रिक बिंदु है ये है ठोस, द्रव और गैस, ये इसके त्रिक बिंदु कहलाते हैं। तो एक जल के त्रिक बिंदु के, इसके त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग जो है वो कितना कहलाता है? 1 केल्विन कहलाता है। अगला हमारा है 6वां, इसको हम कैंडेला कहते हैं और ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। देखिए जो कृष्णिका होती है, कृष्णिका का मतलब जहां पर कैसे ब्लैक बॉडी कह सकते हैं उसको। अब आगे आपको बीम्स ने अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थ्योरी दी है, आप आगे आप इसको पढ़ेंगे। तो एक कैंडेला, मैं इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूं, एक कैंडेला कृष्णिका के तल के, कृष्णिका, कृष्णिका को हम मानक स्रोत मान लेते हैं, एक स्रोत है जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इतना जो है काली चीजें प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करती हैं। तो एक कृष्णिका मानक स्रोत के पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत लगभग 1/6 लाख मीटर स्क्वायर, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एक कृष्णिका, एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंब पृष्ठ के अभिलंबवत 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता है। बस शर्त क्या है? कृष्णिका का ताप
कृष्णिका का ताप प्लेटिनम कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। गलनांक के बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिए कि कृष्णिका के पृष्ठ के अभिलंबवत 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता है और कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। तो ये कैंडेला की डिफिनेशन। फिर हमारा आता है अगला, जिसको हम अंतिम कहते हैं मोल, जो किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा। क्या है? एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन 12 के 0.0012 पर किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। तो लिख लेते हैं, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या, जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या, उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 है, 0.12 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। उसको हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। इस प्रकार से हमने 7 जो मूल भौतिक राशियां थी उनके मात्रक थे, उनकी डिफिनेशन भी आपको लिखा दिया। अब 2 पूरक मात्रक हैं, जिसमें पहला क्या है? कोण है। कोण को समझ लेते हैं। कोण का मात्रक रेडियन है। कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। एक रेडियन क्या होता है? देखिए, ये मान लेते हैं इस एक वृत्त है जिसके केंद्र से हम 2 चाप लगाते हैं, एक है ए, एक है बी। तो इसका जो ये चाप है, ये ए बी, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसके बीच जो बनने वाला जो इसके बीच में, यही तो कोण बनता है 2 रेखाओं के बीच। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा? चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है? ए बी, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं त्रिज्या। अगर ये चाप, ध्यान दीजिए, अगर ये चाप इस त्रिज्या के बराबर हो जाए तो यहां जो बनने वाला कोण है वो 1 रेडियन का होगा। यानी चाप जो है किसके बराबर हो जाए? चाप जो है किसके बराबर हो जाए? त्रिज्या की। तो बनने वाला कोण कितना होगा? 1 रेडियन का होगा। बनने वाला कोण क्या होगा? 1 रेडियन का होगा। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज आपकी आती है स्टेरेडियन, जिसको घन कोण का मात्रक कहते हैं। स्टेरेडियन, ये होता क्या है स्टेरेडियन? देखिए, एक मान लेते हैं ये गोला है और इस गोले पर हम कोई इसका एक क्षेत्रफल ले लेते हैं। ऐसे ये मान लेते हैं, इसका जो ये क्षेत्रफल है इसको हम ds मान लेते हैं, एरिया। तो इसके ये भी त्रिज्या ही है, इसका क्षेत्रफल, और यहां जो ये कोण ये बनता है इसको हम कहते हैं घन कोण। अब घन कोण की स्थिति क्या होती है? इसको लिखते भी हैं डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, जहां आर त्रिज्या आगे आप पढ़ेंगे इसको। तो अगर ये जो इसका क्षेत्रफल है, यानी जो इसका क्षेत्रफल है किसके बराबर हो जाए? त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो ये बनने वाला जो कोण है वो कितना होता है? 1 स्टेरेडियन का होता है। यानी किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या के वर्ग के, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। एक कोण या 1 स्टेरेडियन वो कोण है जो किसी वृत्त का चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाए, उसके द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है, उसको 1 रेडियन कहते हैं। 1 स्टेरेडियन क्या है? किसी गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो उसके द्वारा इसके यहां केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो कितना होता है? 1 स्टेरेडियन का होता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज मैंने आपको पूरक मात्रक बता दिया,
7 मूल भौतिक राशियों के बारे में बता दिया। अब हम अगला टॉपिक आपका लेंगे, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। हमारा अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के लिए। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम लिखते हैं उसके मात्रक और अंक के रूप में, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 35.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका तो अंक है, ये इसका क्या है, मात्रक है। तो इसमें इधर वाला जो ये अंक है इसको हम कहते हैं संदिग्ध अंक, संदिग्ध अंक। और इधर वाले जो ये अंक हैं इनको हम कहते हैं विश्वसनीय अंक। क्या कहते हैं, विश्वसनीय अंक। ये चीज आप ध्यान रखिए कि इधर वाला जो अंक है इसको क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक। दशमलव के इधर वाला और दशमलव के इधर वाले जो अंक है इनको क्या कहते हैं हम, विश्वसनीय अंक। तो क्या होता है सार्थक अंक, इसकी डेफिनेशन लिखें। किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक, यथार्थतापूर्वक, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों, किसी भौतिक राशि को यथार्थता, किसी भौतिक राशि की माप लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, किसी भौतिक राशि की माप को यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों, किसी भौतिक राशि की माप को यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को पहले, अंकों को पहले संदिग्ध अंक, पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भौतिक राशि की माप को यथार्थतापूर्वक ज्ञात करने के लिए ज्ञात अंकों को पहले संदिग्ध अंक को हम क्या कहते हैं, जो पहला संदिग्ध अंक, मैंने आपको बताया संदिग्ध अंक इधर है, इधर है, इस संदिग्ध अंक को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अब सार्थक अंकों की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको हम समझते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी सार्थक अंकों की विशेषताएं, सार्थक अंकों की विशेषताएं, सार्थक अंकों की विशेषताएं, यानी इनको हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, प्रॉपर्टी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, प्रॉपर्टी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहली विशेषता सार्थक अंक की क्या है, देखिए जो सार्थक अंक को, सार्थक अंकों की जो संख्या है वो किसी मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। पहला चीज, अल्पतमांक क्या है उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला इसका है किसी मापी गई, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक, अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अच्छा, मापक यंत्र की अल्पतमांक क्या है, मतलब आप उसको किस जो है इंस्ट्रूमेंट से माप रहे हैं। जैसे मीटर स्केल है, उसके बीच में जो 10 खाने होते हैं उसमें भी आप अच्छे से माप सकते हैं। अब वो आपका
जो जिस यंत्र से आप माप सकते हैं उसकी अल्पतमांक कितनी है। तो कोई भी यंत्र कितने मान तक किसी चीज को शुद्धता से माप सकता है उसकी अल्पतमांक कहलाती है। तो मैं अल्पतमांक की भी डिफिनेशन लिख देता हूं। अल्पतमांक कोई भी यंत्र किसी माप को किसी माप को किसी माप को कितने मान तक शुद्धता पूर्वक माप सकता है, शुद्धता पूर्वक माप सकता है, वो उसकी अल्पतमांक कहलाती है। अल्पतमांक कहलाती है। यानी कोई भी यंत्र किसी माप को कितने मान तक शुद्धता पूर्वक माप सकता है उसकी क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जो आपका मीटर स्केल है, मीटर स्केल वो सेंटीमीटर के 100वें भाग तक किसी चीज को मापता है, सॉरी 10वें भाग, सेंटीमीटर के 10वें भाग तक किसी चीज को शुद्धता पूर्वक माप सकता है, ये इसकी अल्पतमांक होगी। ऐसे इस बर्नियर पैमाना जो है, ये सब आपको याद रखना है। बर्नियर पैमाना वो सेंटीमीटर के 100वें भाग तक किसी चीज को शुद्धता से माप सकता है। उसके बाद स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज वो सेंटीमीटर के 1000वें स्थान तक किसी चीज को शुद्धता से माप सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। और अल्पतमांक क्या है कि जिस यंत्र से आप उसको माप रहे हैं वो कितने मान तक शुद्धता से किसी भौतिक राशि को माप सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। और अल्पतमांक जैसे मीटर स्केल जो है, जो आपकी मीटर स्केल आती है, उसकी जो अल्पतमांक वो जो मापता है वो सेंटीमीटर के 10वें भाग तक शुद्धता से माप सकता है। ऐसे आपका वर्नियर पैमाना है जो सेंटीमीटर के 100वें भाग तक शुद्धता से माप सकता है। उसके बाद स्क्रू गेज है जो सेंटीमीटर के 1000वें भाग तक शुद्धता से माप सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं यहां और लिख रहा हूं। दशमलव बिंदु की स्थिति, दशमलव बिंदु की स्थिति, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं कहूं 2.35 मीटर ये है, इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 235 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में करें तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 235 गुणे 10 की घात माइनस 2 गुणे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 235 सेंटीमीटर। अब देखिए, सार्थक अंक की संख्या इसमें भी 3 थी और सार्थक अंक की संख्या इसमें भी 3 ही है। इसका अर्थ क्या है कि दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसका एक पॉइंट और बताते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी माप में किसी माप में किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी
अधिक होगी, मतलब सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका माप उतना ही यथार्थ होगा। मतलब जिसमें सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जिस माप में, यानी आपने किसी पैमाने से मापा, जैसे मैंने स्क्रू गेज ये सब बताया ना, मीटर स्केल वर्नियर किसी चीज से मापा, और सार्थक अंकों की संख्या जिसमें ज्यादा आ गई, भी आगे आपको सार्थक अंक निकालना बताएंगे कैसे निकालते हैं, तो जिसमें सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा आती है उसकी माप उतनी ही यथार्थ मानी जाती है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है सार्थक अंकों की पहचान, सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। तो इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम सार्थक अंकों के बारे में और इस टॉपिक के एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे इसी वीडियो क्लास में। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।